हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन युआन के साथ होती है, जो कि अपने फियांसी के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई थी। वो अपने फियांसी को देखकर बहुत ही खुश होती है, जिसके साथ वो 7 साल से डेट कर रही है और अब फाइनली शादी करने वाली है। और यही हमारे इस ड्रामे का हीरो है और इसका नाम लू है। वो युआन की तारीफ कर रहा होता है कि आज वो वेडिंग ड्रेस में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इन लोग को चुपके से झाँक कर देख रही होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि लू की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है और इसका नाम लिन है। वो इन दोनों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तभी यहाँ पर के स्टाफ बातें कर रहे होते हैं कि मिस युआन कितनी फेमस ज्वेलरी डिजाइनर है और यही मिस्टर लू की वाइफ होने के लायक है। ये सुनकर लिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इन लोग को चिल्लाने लगती है और फिर वो किसी गुंडे को कॉल करके उसे युआन को मारने का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू युआन को कोई ज्वेलरी डिजाइन दे रहा होता है, जो कि एक जेट पेंडेंट की डिजाइन होती है, जो कि युआन से खो गई थी। लुई से कहता है कि मैं जानता था कि तुम्हारी ये जेट पेंडेंट की डिजाइन तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी, इसलिए मैंने इसे ढूंढ लिया। और वो जेट पेंडेंट इसे दिखाता है और बताता है कि उसने स्पेशली उसे गिफ्ट देने के लिए इसे बनवाया भी है। युआन ये सुन के खुश होती है और वो लू को हक करके कहती है कि कल हमारी वेडिंग है और वेडिंग के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। फिर इसके बाद लू कार से कहीं चला जाता है और युआन सोच रही होती है कि वो उसे बताने वाली है कि वो प्रेग्नेंट है और वो डैड बनने वाला है। और जैसी वो पीछे मुड़ती है तभी एक बंदा इसे कार से हिट कर देता है और फिर युआन बेहोश हो जाती है। वो आदमी यहाँ पर आकर युआन को डंडा मार के उसे पूरी तरीके से मारने वाला होता है, पर वो ये देखकर रुक जाता है कि लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो सोचता है कि चलो मैं इसी बात का फायदा उठा लेता हूँ और इसे अपने घर लेके चलता हूँ थोड़े फन के लिए। फिर वो लिन को कॉल करके कह देता है कि उसका काम हो गया तो वो उसे पैसे सेंड कर दे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेडिंग हॉल के बाहर सभी यहाँ पर ब्राइड के आने का वेट कर रहे होते हैं। लू तो बहुत ही परेशान हो रहा होता है कि युआन कहाँ चली गई। वो उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है पर उसका कॉल लगता ही नहीं। लिन तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रही होती है और साथ ही साथ लू की मॉम भी। वो लू से कहने लगती है कि सभी गेस्ट यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम्हारी होने वाली वाइफ अभी तक यहाँ पर पहुंची ही नहीं। क्या वो हमारी फैमिली को एम्बेरस करने के लिए सब कर रही है? पर लू तो यहाँ पर युआन के लिए परेशान हो रहा होता है कि वो आखिर कहाँ जा सकती है। तभी अस्टिन आकर बताता है कि मिस युआन का कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर लू की मॉम कहती है कि मैं जानती थी कि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो कभी लिन का मुकाबला तो कर ही नहीं सकती। आखिर इतनी अच्छी लड़की छोड़कर तुमने आखिर बाहर की लड़की से प्यार किया ही क्यों? देखो अब वो तुम्हें कैसे धोखा देकर चली गई। लू कहता है कि मॉम आप ये सब मत बोलो। तभी लिन कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के शादी छोड़कर भाग गई। ये सुनकर लू कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ के सारे हॉस्पिटल में जाके चेक करे और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन भी। क्या पता युआन का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऐसा बोलकर लू जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ उसे ढूंढने के लिए यहाँ से निकलता है। हम देखते हैं कि लू हर जगह जाकर युआन को ढूंढ रहा होता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी लिन यहाँ पर आकर इसे कहने लग जाती है कि तुम उसे भूल जाओ, क्या पता वो तुम्हें जानबूझ के छोड़ के चली गई है और अगर तुम ऐसे बारिश में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। पर लू फिर भी नहीं मानता और वो कहता है कि वो उसे ढूंढ के रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी जाओ को देखते हैं, जो कि युआन को लेकर अपने घर आया होता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि इस लड़की की याददाश्त चली गई है और मॉम हम इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसकी मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है कि ये अच्छा है, इस ब्यूटीफुल लड़की को हम फ्री में तुम्हारी वाइफ बना सकते हैं और हमें कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं देना पड़ेगा। फिर इस आदमी की मॉम आकर युआन को बताती है कि तुम्हारा नाम ज्वेन है और तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो। और फिर ये दोनों माँ बेटे युआन का यूज करते हुए उसे घर के कामों में लगा देते हैं। इसी के साथ ही 6 महीना बीत जाता है और हम देखते हैं कि युआन के ऑपरेशन रूम में डिलीवरी हो रही होती है और जाओ और उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि ये लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट थी। जाओ कहता है कि मैं किसी और के बच्चे को नहीं पालूंगा। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चला जाता है, जो कि अभी भी युआन की ही तलाश में होता है। वो उसे याद कर रहा होता है और सोचता है कि वो कहाँ चली गई। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर लू को इस बारे में बताता है कि कोई हॉस्पिटल से मिस युआन के बारे में न्यूज़ मिली है। ये सुनकर लू अपने असिस्टेंट के साथ तुरंत यहाँ से निकलता है युआन को ढूंढने के लिए। और ये सारी बातें लिन सुन लेती है और वो सोचती है कि आखिर वो युआन जिंदा कैसे है। वो तुरंत ही अपनी असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देती है कि वो लू से पहले युआन को ढूंढे। फिर नेक्स्ट सीन में जब युआन को होश आता है तो वो जाओ की मॉम से इस बारे में पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। तो जाओ की मॉम कहती है कि तुम्हारा बच्चा मर गया। ये सुनकर तो युआन शॉक हो जाती है और वो रोने लगती है।
जॉ की मम कहती है कि रोना धोना बंद करो और चलो काम शुरू करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन की असिस्टेंट युआन के बच्चे को यहाँ पर लेकर आई होती है। वो बताती है कि युआन तो वहाँ पर नहीं मिली, लेकिन उन लोगों ने उसके बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़कर चले गए थे, तो मैं इसे यहाँ पर ले आई। लेनी से चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता है। अब एक काम करो, जल्दी से उस युआन को ढूंढो, चाहे जिंदा चाहे मरी हुई। तब यहाँ घर पे लू आ जाता है, जो कि बहुत ही अपसेट होता है। लिनी से इस बारे में बताने लगती है कि युआन ने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मैं भी युआन के बारे में पता लगा रही थी, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी, लेकिन मुझे तो पता चला कि वो तो अपने बच्चे को भी छोड़कर भाग गई। लू ये सुनकर जल्दी से अपने बेबी को देखने लगता है और वो सोचता है कि आखिर युआन ने ऐसा क्यों करी। उसने उसे क्यों नहीं बताई कि वो प्रेग्नेंट थी, और आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो सोचता है कि वो उसे ढूंढ के रहेगा और उसे ये सारे सवाल पूछेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ युआन से पार्ट टाइम जॉब्स करवा के उससे सारे पैसे भी लूट रहा होता है, और साथ ही ये माँ बेटी मिलकर उससे घर के काम भी करवा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि युआन फूड डिलीवरी करने गई होती है और वो एक स्टोर में ज्वेलरीज देखकर घर में आके ज्वेलरी डिजाइन बनाती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और युआन सोचती है कि उसने 5 सालों में इतनी मेहनत की कि उसने खुद की मेहनत के दम पर एक विला खरीद ली। वो जैसी अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर जाओ किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है, और युआन जब इसे कहती है कि वो इसे चीट कैसे कर सकता है तो वो इसे घर से निकलने के लिए कहता है। तो युआन इसे चिल्लाती है कि ये घर मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदी हूँ और तुम मुझे इस घर से निकलने के लिए कैसे कह सकते हो। तो ये लड़की युआन को डॉक्यूमेंट दिखाती है और बताती है कि ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जाओ इसे बताता है कि उसने ये घर इस लड़की के नाम कर दिया क्योंकि वो इसके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि वो लू ग्रुप कंपनी के साथ उसका कॉर्पोरेशन करवाने वाली है, जिसके बाद उसकी कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा होगा। युआन उसे चिल्लाती है कि आज जो उसके पास कंपनी है ना वो उसके ही मेहनत के दम पर है, पर ये तो फिर भी नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ घर के काम करना है। ऐसा बोलकर वो इसे ढकेल देता है और युआन के चेहरे पर चोट आ जाती है। ये देखकर ये लड़की कहती है कि तुम्हारा चेहरा वैसे भी पहले से अगली था तो और अगली हो गया। और फिर ये दोनों युआन को घर से निकलने का कह रहे होते हैं तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे मेरी सारी चीजें वापस करो और ये घर भी मेरा ही है। तभी जाओ की मॉम युआन को उसका लगेज लाकर दे देती है और कहती है कि जब तुम हमारे घर में शादी करके आई थी तो तुमने कुछ भी पैसे नहीं लाई थी, इसलिए अब तुम यहाँ से जाते हुए मेरे बेटे की प्रॉपर्टी कैसे मांग सकती हो। तभी लड़की युआन के सारे डिजाइन देख लेती है और वो इसे जाओ को देते हुए कहती है कि अगर हम इसे लू ग्रुप कंपनी को देंगे तो हमारा कॉपरेशन बहुत इजीली हो जाएगा। युआन इन लोग से मांगने लगती है कि ये सारी डिजाइन मेरी है, मुझे वापस करो, पर ये लोग इसकी कोई बात नहीं सुनते और इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर युआन बहुत ही अपसेट होती है और रोड के बीचों बीच खड़ी होती है। तभी एक कार उसे हिट करने वाली थी कि तभी जल्दी से यहाँ पर लू आकर इसे साइड करते हुए बचाता है और उसे पूछता है कि युआन तुम ठीक हो। तभी वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तभी यहाँ पर शाओ आ जाती है और वो कहने लगती है कि मम्मी आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे आई। युआन इसे देखते हुए सोचती है कि अगर उसकी बच्ची जिंदा होती तो शायद वो भी इतनी बड़ी होती। फिर लू अपनी बेटी शाओ को कहने लगता है कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, और वो युआन से कहता है कि तुम्हें बहुत ही चोट आई है, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक लेके चलूं। पर युआन इसे कुछ नहीं कहती और यहाँ से चली जाती है। फिर शाओ तो युआन को मम्मी मम्मी कहकर आवाज देने लग जाती है तो लुई से समझाता है कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं है और ऐसी बाहर किसी भी लड़की को देखकर तुम उसे मम्मी मत कहा करो। पर शाओ नहीं मानती और वो कहती है कि डैड वो ही मेरी मम्मी है। तो लू कहता है कि तुम्हारे पास कोई मम्मी नहीं है, और फिर ये अपनी बेटी शाओ को यहाँ से ले जाने लगता है और सोचता है कि आखिर युआन कहाँ पर होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन यहाँ पर अपना फेस ट्रीटमेंट करवाने जाती है और डॉक्टर इसे बताता है कि उसके चोट का निशान ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उस चोट की वजह से उसके चेहरे पर हमेशा ये ब्लैक स्पॉट रहेगा। हम देखते हैं कि युआन यहाँ से जा रही होती है तभी कुछ लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि इस लड़की के कपड़े तो देखो, इसे देखकर तो लगता है कि विलेज से आई हुई है। युआन ये सब सुन लेती है और फिर वो पार्लर जाकर अपना मेकअप करवाती है और एक अच्छे से गेटअप में आ जाती है, और फिर वो यहाँ पर किसी ज्वेलरी डिजाइन एग्जीबिशन के लिए गई होती है और वो सोचती है कि यहाँ पर वो जाओ से अपना बदला लेगी। दूसरी तरफ लू यहाँ घर पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी अस्टनी से इस बारे में बताता है कि आज कंपनी में ज्वेलरी डिजाइन सेरेमनी होने वाली है जिसके लिए उसे जाना होगा, और वो डिजाइन ड्राफ्ट भी दे देता है उस कंपनी का जिसके साथ वो कॉपरेशन करने वाला है। लिन डिजाइन उठाकर कहती है कि ये वही न्यू कंपनी है ना जिसकी डिजाइन इतनी अच्छी है कि तुम उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए मान गए।
फिर जैसे ही लिन ये डिजाइन देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 2 डॉट का मार्क बना होता है जो कि युआन हमेशा अपने डिजाइन पे बनाया करती थी। ये समझ जाती है कि यानी इस डिजाइन की डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि युआन है। फिर लिन से कहने लगती है कि क्यों ना इस ज्वेलरी डिजाइन सेरेमनी के लिए मैं तुम्हारी जगह चली जाऊँ। तो लू इसके लिए हाँ कह देता है और वो पूछता है कि वैसे इस डिजाइन में ऐसा क्या था जो तुम इतनी सीरियसली देख रही थी। तो लिन कहती है कि कोई खास डिजाइन नहीं है, बस नॉर्मल सी है। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है, तभी उसे ये सारे डिजाइन पेपर नीचे गिर जाते हैं, पर वो जल्दी से इसे उठा लेती है और लू को देखने भी नहीं देती। पर फिर लू इससे डिजाइन लेकर अपने असिस्टेंट को दे देता है और कहता है कि ये काम असिस्टेंट ही संभाल लेगा और तुम जाओ ज्वेलरी एग्जीबिशन अटेंड करो। फिर हम यहाँ ज्वेलरी एग्जीबिशन में देखते हैं कि जाओ यहाँ पर अपनी वाइफ और अपनी मॉम के साथ आया होता है और ये सभी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि लू ग्रुप कंपनी के साथ बिजनेस डील करने वाले हैं। जाओ की मॉम यहाँ पर भी युआन की बुराई कर रही होती है कि उस विलेजर लड़की से मेरे बेटे का पाला छुड़ा और उसने उससे डिवोर्स ले चुका है और इस लड़की से शादी की है। तभी यहाँ पर युआन अपनी एंट्री मारती है और इसे देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो युआन भी कहती है कि अगर वो डिजाइन्स तुमने मुझसे ना चुराए होते ना तो आज तुम्हारा लू ग्रुप कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं चल रहा होता और ना ही तुम लोग को यहाँ पर आने मिलता। जाओ की मॉम युआन को चिल्लाने लगती है कि आज मेरे बेटे का खास दिन है, इसलिए तुम जैसी अनलकी लड़की यहाँ से चली जाओ। पर युआन यहाँ से जाने के लिए नहीं मान रही होती है और वो कहती है कि आज वो इन लोगों से अपना बदला लेगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट युआन की डिजाइन देखता है तो वो भी वो मार्क देखकर पहचान जाता है कि ये तो युआन की है। वो इस बारे में लू को बताता है तो लू भी ये देखकर काफी हैरान होता है और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को लेकर साइनिंग सेरेमनी जाने के लिए निकलता है। और यहाँ पर जाओ युआन के ऊपर डिजाइन की चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर यहाँ से निकाल रहा होता है। तभी यहाँ लिन पहुँच जाती है और वो इन लोग को बताती है कि वो कंपनी की डायरेक्टर है और वो यहाँ पर सीईओ की जगह आई है। जैसे ये युआन को देखती है तो तुरंत ही पहचान लेती है। युआन इसके पास आकर इसे कहने लगती है कि आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, इन लोगों के पास जो डिजाइन है वो मैंने बनाई हूँ। इसकी ऐसी बातों से लिन समझ जाती है कि इसने मुझे पहचान ही नहीं। वो इसे कहती है कि तुम हो कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो, और ऐसा बोलकर ये इसे स्लैप लगाने लगती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो यहाँ पर ज्वेलरी एग्जीबिशन में तमाशे कर रही हो। जाओ और सुमंग तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश जाते हैं और लिन सोचती है कि ये लड़की युआन है कि नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इस चेहरे के साथ मैं कभी इसे लू के पास जाने नहीं दूंगी। फिर ये गार्ड से कहकर इसे पकड़ने को कहती है और इसे चिल्लाती है कि तुम दूसरों के डिजाइन को अपना बता रही हो, इसलिए अब सजा के तौर पे तुम कभी कोई ज्वेलरी डिजाइनर नहीं बन पाओगी। और वो इन लोग को ऑर्डर देती है कि वो युआन के हाथ तोड़ दे। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और वो इन लोग को रुकने के लिए कहता है और फिर वो जल्दी से युआन को पकड़ के उसे कहता है कि युआन तुम फाइनली वापस आ गई। पर युआन तो जल्दी से इसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ये सुनकर लू शॉक रह जाता है कि उसने उसे पहचानी क्यों नहीं। तभी यहाँ पर जाओ बताने लगता है कि मिस्टर लू ये मेरी एक्स वाइफ है और मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे घुस आई, मैं अभी इसे यहाँ से भगाता हूँ। पर तभी लू जल्दी से युआन से पूछने लगता है कि उसका नाम तो युआन है ना, तो ये लोग उसे वैन क्यों कह रहे हैं। फिर युआन को भी याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसने उसकी जान बचाया था। लुइस के चेहरे पर वो काला निशान देखकर सोचता है कि ये युआन हो ही नहीं सकती, उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। फिर लिन भी इसे कहने लगती है कि तुम इसे युआन मत समझो, ये बस युआन की तरह दिखती है पर ये वो नहीं है, और तुम इस लड़की पे तरस मत खाओ, इसने डिजाइन कॉपी किए और तुम्हें तो हमेशा से ही कॉपी करने वाले लोगों से नफरत थी ना, तो हमें इसे सजा देना चाहिए। तो युआन कहती है कि मैंने कोई डिजाइन की चोरी नहीं की हूँ, बल्कि इन लोगों ने मेरी डिजाइन ली है। तो जाओ कहता है कि मिस्टर लू आप इसकी बातों पर बिलीव मत करना, मैंने इसे डिवोर्स दे दिया था, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो युआन भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए इन लोगों से डिजाइन लेती है और वो लू को दिखाती है और कहती है कि देखो मैंने इसमें अपना मार्क भी लगाई हूँ। फिर लू तो जाओ के साथ अपनी बिजनेस डील कट कर देता है और कहता है कि वो उसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर जाओ तो गुस्से में युआन को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा अच्छा काम बिगड़ गया। वो उसे मारने जा रहा होता है पर तभी लू युआन को बचाते हुए उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने ये सब कर रहे हो। तो जाओ लू से माफी मांगता है और फिर वो युआन को चिल्लाने लगता है कि उसने उसे घर दिया और वो उसके साथ ऐसा कर रही है। ये सुनकर लू युआन से पूछने लगता है कि आखिर वो जाओ के घर कब गई थी। फिर जाओ तो डर जाता है कि कहीं इन लोगों को पता न लग जाए कि इसी लड़की को मैंने हिट किया था और मैं ही इसे लेकर भाग गया था। वो जल्दी से झूठ कह देता है कि ये बचपन से ही अनाथ थी
और हम लोगों ने इसे घर दिया था। अब तभी यहाँ पर असिस्टेंट लू को कोई इन्फॉर्मेशन ला के देता है, जिसे देखने के बाद लू युआन का हाथ पकड़ के उसे तुरंत यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ जाओ और सुमंग तो डरने लग जाते हैं कि कहीं अगर मिस्टर लू को पता चल गया कि हमने सच में उससे डिजाइन चुराए थे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी लिन इन लोग की बातें सुन रही होती है और ये लोग लिन से कहते हैं कि आप मिस्टर लू की होने वाली वाइफ है ना, प्लीज आप हमारे साथ बिजनेस कोऑपरेशन करने का सोचो। लिनी से पूछती है कि तुम उस लड़की के एक्स हस्बैंड हो ना, देखो तुम लोग फिक्र मत करो, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे ना तो मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस डील जरूर करूंगी। ये सुनकर जाओ तो बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लू युआन को पकड़ के लेके जा रहा होता है, तभी वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और पूछती है कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है जो आप मुझे ऐसे लेके जा रहे हो। ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में ये नहीं पता चल रहा है कि 5 साल पहले तुम कहाँ थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ। देखो मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, और तुमने आखिर वो डिजाइन में मार्क क्यों बनाया। जरूर तुम्हें किसी ने ये बताया होगा, और वो पिछली बार का कार एक्सीडेंट भी जरूर तुम्हारा ही ट्रैप होगा ना। तुमने मुझे जानबूझ के इस फेस के साथ अप्रोच की हो, तो बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है। तो युआन कहती है कि मैंने कोई ट्रैप नहीं बिछाई हो और ना ही मैं तुम्हारे पास कोई मकसद से आई हूँ। पर लू को इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर श्याओ आ जाती है और कहती है कि डैडी आखिर आप मेरी मम्मी को क्यों बुली कर रहे हो। और फिर श्याओ युआन से कहने लगती है कि मम्मी आप तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो युआन कहती है कि बच्ची मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो श्याओ कहती है कि आप सेम मेरी मम्मी की तरह दिखती हो, तो आप ही मेरी मम्मी हुई ना। ये देख कर लू काफी शौक होता है, वो सोचता है कि उसकी बेटी कभी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होती है। फिर श्याओ से कहती है कि डैडी आप इसी वक्त मम्मी से माफी मांगो। तो लू युआन से कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करो कि मुझे तुम्हारी 5 साल पहले की कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है। फिर युआन इसे 5 साल पहले जो हुआ उसके बारे में बताने जा रही होती है कि तभी जल्दी से यहाँ पर लीन आ जाती है और वो लू को कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहती है कि ये लड़की फेक है और इसका चेहरा भी। जरूर इसे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि तुम युआन को ढूंढ रहे हो, इस वजह से इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि तुम्हारा अटेंशन ले सके। ये जानकर लू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो युआन को चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अब उसे देखकर भी उसे बहुत ही गुस्सा आ रही है। लिन कहती है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा के कितनी मेहनत की ना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर युआन बताने लगती है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई हूँ, मैंने तो बस अपने चेहरे का निशान हटवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। पर लू ये सब नहीं सुनता, वो कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी ये सब बकवास नहीं सुननी है। तो शॉ कहने लगती है कि डैडी आप मम्मी से ऐसे बात मत करो, पर लू इसकी बात नहीं सुनता और वो श्याओ को लिन को संभालने के लिए दे देता है। तभी इतने में यहाँ पर अस्टिन आ जाता है और वो लू को बताता है कि जेड पेंडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। डॉक्टर ने बताया कि वो जेड पेंडेंट एक लड़की ने हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई है। ये सुनकर लू बहुत ही खुश हो जाता है कि शायद अब उसे युआन मिल जाएगी। वो यहाँ लिन से कह देता है कि तुम शाओ को घर छोड़ देना। ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपने अस्टिन के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर लिन यहाँ पर युआन को वार्न करती है कि तुम दोबारा से कभी लू के करीब जाने का सोचना भी मत। ऐसा बोलकर वो शाओ को यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर यहाँ पर युआन को भी हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वो अपना जेड पेंडेंट हॉस्पिटल में भूल गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर से उस बारे में पूछ रहा होता है कि ये जेड पेंडेंट किस लड़की का है, पर डॉक्टर इसे नहीं बताते और वो कहते हैं कि वो किसी पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे। फिर लू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन ब्रेसलेट को लेने के बाद घर आ जाती है और वो इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर लू उससे ऐसा क्यों कह रहा था कि 5 साल पहले की उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही है। ये पुरानी चीजें याद करने की कोशिश करती है तो इसका सर दुखने लगता है और फिर ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ ने इसे झूठ बताया। अब तभी यहाँ कोई डोरबेल बजाता है और युआन देखती है कि लू यहाँ पर शाओ को लेकर आया है। शाओ तो यहाँ पर रो रही होती है और लू इसे बता रहा होता है कि ये तुमसे मिलना चाहती थी और इस वजह से ये सो भी नहीं रही थी, तो मुझे इसे यहाँ पर लाना पड़ा। फिर युआन तो शाओ का रोना चुप करा देती है। ये देखते हुए लू युआन से पूछता है कि अभी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगी ना, तो एक काम करते हैं, तुम मेरे घर आकर शाओ का संभालने की जॉब कर लो और मैं तुम्हें महीने का 50,000 दूंगा। युआन से कहती है कि तुमने मुझे गलत समझा हुआ है, मैंने कभी तुम्हें जानबूझ के अप्रोच नहीं करी हूँ। लू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पैसे और बढ़ा दूंगा। तो युआन कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे तो मुझे शाओ बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं फिर भी ये जॉब नहीं कर सकती, मेरा सपना ज्वेलरी डिजाइनर बनना है। तभी शाओ युआन को मनाने लगती है कि मम्मी क्या आप मेरे साथ नहीं रहोगी। फिर लू युआन को ऑफर देता है कि वो इसके लिए एक रूम भी अरेंज करेगा।
और तुम्हें बस स्कूल के बाद ही शाओ का ध्यान रखना होगा और इससे तुम्हारा काम भी डिले नहीं होगा। युआन इस बारे में सोचने लगती है तो शाओ कहती है कि मम्मी क्या मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। फिर शाओ को देखते हुए युआन अपनी बीबी को याद करने लगती है और फिर वो मान जाती है और लू से कहती है कि लेकिन मैं सिर्फ शाओ के लिए मान रही हूँ। फिर इसके बाद युआन लू के घर पे आके रहने लगती है और वो शाओ के लिए केक बना कर लाती है। ये देखकर शाओ कहती है कि मम्मी लेकिन मैं मैंगोज नहीं खा सकती। तो लू बताता है कि शाओ को मैंगो से एलर्जी है। ये सुनकर युआन तो शॉक होती है क्योंकि उसे भी मैंगो से एलर्जी है। वो इसे पूछती है कि आखिर युआन की मम्मी कौन है और वो कहाँ पर है। तो लू कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। शॉ कहती है कि मम्मी आप तो यहीं पर ही हो ना। तभी यहाँ पर लिन आ जाती है और वो युआन को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और पूछती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो लू बताता है कि ये यहाँ पर शाओ का ध्यान रखने के लिए आई है और हाँ मैंने इसे अपनी कंपनी में डिजाइनर की जॉब दे दिया हूँ तो तुम इसका प्रोसीजर कर लेना। ऐसा बोलकर लू यहाँ से चला जाता है। फिर युआन हैंडशेक करते हुए लिन को हेलो कहना चाह रही होती है पर वो इसे हैंडशेक नहीं करती। तभी शाओ कहती है कि मम्मी मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ तो मुझे लेके चलो। तो लिन कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ पर शाओ नहीं मानती और वो कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाऊंगी। और फिर शाओ युआन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। लिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि पहले लू के लाइफ में युआन आई हुई थी और अब ये वैन नाम की लड़की। लेकिन चाहे जो हो जाए मैं किसी को भी लू को मुझसे नहीं छीनने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन लू की कंपनी में काम करने चली जाती है। एम्प्लॉइज इसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि बिना इंटरव्यू दिए इस लड़की को यहाँ पर जॉब मिल गई। जरूर इस लड़की ने सीईओ को सेड्यूस करी होगी इसलिए इसे यहाँ पर आने का मौका मिला है। एम्प्लॉइज बातें करते हैं कि जरूर बॉस एक दिन इसके साथ खेल कर इसे फायर कर देंगे। तभी लिन इन लोग की बातें सुन लेती है और वो बहुत ही खुश होती है। फिर वो इनके पास आकर पूछती है कि नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट प्लान रेडी है कि नहीं। वो इन लोग को एक डिज़ाइन ड्राफ्ट देते हुए कहती है कि इसे युआन को दे देना और उसे बताना कि ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लान है और वो नेक्स्ट मीटिंग में ये मिस्टर लू को दे दे। पर एम्प्लॉय मना करने लग जाता है और कहता है कि ये तो मिस युआन का वर्क है और मिस्टर लू ने सभी एम्प्लॉयज़ को मिस युआन का डिज़ाइन टच करने से भी मना किया है। लिन कहती है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें ये युआन को देने के लिए कह रही हूँ ताकि मिस्टर लू उसे फायर कर दे। फिर ये एम्प्लॉय तो बहुत ही खुश जाता है और युआन को जाकर ये प्रोजेक्ट प्लान दे देता है। फिर इसके बाद मीटिंग में हम देखते हैं कि युआन जैसे ही ये प्रोजेक्ट प्लान सभी को देने लगती है तो ये देखकर तो लू बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसने युआन की डिज़ाइन कैसे टच करी। वो उसे बताने लगती है कि ये उसे सुपरवाइजर ने दिया है पर लू इसकी बात नहीं सुनता और वो इसे समझाता है कि शाओ उसे पसंद करती है सिर्फ इसीलिए उसने उसे अपने घर पे रखा है। वो कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम कंपनी की भी किसी भी चीज़ों को हाथ लगाओगे वो भी बिना परमिशन के। वो उसे वार्न करता है कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगी तो वो उसे कंपनी से फायर कर देगा। युआन सच बताने की कोशिश कर रही होती है तो लिन से चिल्लाते हुए इसे चुप कराती है। ये देखकर लू कहता है कि मीटिंग यहीं पर ही खत्म हो रही है, सब अपने और काम करने जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन युआन को लेकर स्टोर रूम में आ जाती है और उसे बुली करने लगती है। वो इसे कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़के की हिम्मत कैसे हुई लू के पास आने की। मैंने तुम्हें वार्न भी की थी पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। युआन कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस बारे में मिस्टर लू को पता चलेगा तो वो चिल्लाएंगे। तो ये कहती है कि मैं लू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ और वो मेरी हर बात सुनता है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं डांटेगा और मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर ये अपने सारे चेलों को इसे पकड़ने के लिए कहती है और इसे कहती है कि तुम अपने आप को ज़्यादा ऊपर मत समझो। लू सिर्फ तुम्हें अपने पास इसीलिए रखा है क्योंकि तुम युआन की तरह दिखती हो, लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ दूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ लू ऑफिस में बैठकर युआन की डिज़ाइन देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें हॉस्पिटल में युआन नजर आ रही होती है। ये देखकर लू भी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वही युआन है। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर युआन के चेहरे पर चोट कर देती है और फिर वो मैंगो केक मंगवाकर उसे जबरदस्ती खिलाने लगती है क्योंकि इसे पता है कि इसे मैंगो से एलर्जी है। फिर युआन को रैशेस होने लगते हैं और ये सब देखकर ये सभी को बड़ा मजा आ रहा होता है। फिर लिन तो एक डंडा उठाकर इसे पूरी तरीके से मारने का प्लानिंग कर रही होती है। तभी दरवाजे के बाहर से लू की आवाज़ आने लगती है और वो कहता है कि अंदर कौन है, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनकर लिन और सभी एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं और ये लोग जल्दी से युआन का मुंह बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आवाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लू यहाँ पर तुम्हें बचाने बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तभी यहाँ पर लू को स्टाफ बताती है कि उसकी बेटी शाओ कंपनी में आई है इसलिए वो उसे पिक करने के लिए चला जाता है और वो अपनी जगह असिस्टेंट को यहाँ पर छोड़ कर जाता है।
लिन बाहर आकर ये कहती है कि मैं बस वेयर हाउस में से कुछ लेने आई थी, पर तभी अंदर से युआन की आवाज आने लगती है। तो असिस्टेंट अंदर जाना चाह रहा होता है, पर ये इसे अंदर नहीं जाने देती और कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि यहाँ से जाओ, तुम एक मामूली से एम्प्लॉई हो और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तभी लू यहाँ पर आकर इसे चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे असिस्टेंट से ऐसे बात करने की। वो इसे साइड हटने के लिए कहता है और फिर वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि एम्प्लॉयज़ यहाँ पर युआन को बुली करके उसे पकड़ के रखे होते हैं। वो जल्दी से उसे बचाने जाता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। और फिर लू गुस्से में पूछता है कि आखिर इसके साथ ये सब किसने किया। तो सभी एम्प्लॉयज़ माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यह ऑर्डर मिस लिन ने दिया था। तो लिन कहती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हारे लिए इसे सबक सिखा रही थी। लू इसे चिल्लाता है कि तुम हमेशा मेरे घर पे पली बड़ी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो चाहे वो करोगी। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ की तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दूंगा। और फिर इसे लास्ट चांस देते हुए लू तो सभी एम्प्लॉयज को कंपनी से फायर कर देता है। फिर सभी यहाँ पर लिन को मनाने लगते हैं कि आप तो प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हो, तो प्लीज मिस्टर लू से बोलो कि वो हमें ना निकाले। पर लिन तो इन लोगों को चिल्लाने लगती है। फिर लू यहाँ पर युआन को उठा के लेके जाने लगता है और युआन सोचती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोची थी। फिर यहाँ से जाते हुए लू लिन से कहता है कि तुम सभी एम्प्लॉयज के सामने हमारे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करो, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे बारे में गलत समझे। ऐसा बोलकर लो यहाँ से चला जाता है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और तभी ये यहाँ पर युआन का जेट पेंडेंट देख लेती है और समझ जाती है कि यानी वो वैन नहीं बल्कि युआन ही है और वो वापस आ चुकी है। लेकिन मैं फिर भी इसे लू को मुझसे छीनने नहीं दूंगी, लू सिर्फ मेरा होगा। यही सब सोचते हुए ये इस जेट पेंडेंट को डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू तो यहाँ पर युआन को लेकर हॉस्पिटल आया होता है और डॉक्टर इसे बताता है कि युआन की ये हालत इसलिए हुई क्योंकि उसे मैंगो से एलर्जी है। ये जानकर ये शॉक होता है। जैसे ही युआन को होश आता है तो ये इसे इस बारे में पूछता है कि क्या उसके पास कोई जेट पेंडेंट है। तो युआन हाँ कहती है, पर जैसे ही वो अपने गले में देखती है तो उसे पता लगता है कि जेट पेंडेंट कहीं खो गया है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर लू को इस बारे में बताता है कि कंपनी में किसी ने जेट पेंडेंट को देखा है। ये सुनने के बाद लू सोचता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की मुझे झूठ कह रही है और ये मेरी युआन नहीं है। लू यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर श्याओ आ जाती है। तो लू इसे समझाता है कि इधर उधर कहीं भागना मत और इधर ही पे रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर लू के यहाँ से जाते ही श्याओ युआन से पूछने लगती है कि मम्मी आप क्या ढूंढ रही हो। तो युआन इसे बताती है कि मैं जेट पेंडेंट ढूंढ रही हूँ। तो ये कहती है कि मम्मी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपके लिए एक नया जेट पेंडेंट खरीद देती हूँ। पर युआन कहती है कि नहीं, वो जेट पेंडेंट मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस था। तो शियाओ कहती है कि एक काम करते हैं मम्मी, चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ उसे ढूंढने में। फिर युआन शाओ के साथ मिलकर हर जगह अपने जेट पेंडेंट को ढूंढने लग जाती है और वो यहाँ डस्टबिन में भी आकर उसे ढूंढ रही होती है। शाओ को भी ऐसे डस्टबिन में कुछ ढूंढते हुए देखकर यहाँ पर की पब्लिक आपस में बातें करने लगते हैं कि आजकल कैसे लोग हैं, एक छोटी सी बच्ची को भी कचरा बीनने पर मजबूर कर रही है। फिर शाओ को वो जेट पेंडेंट मिल जाता है और वो इसे कहती है कि मम्मी अभी से दोबारा मत घुमाना। फिर दोनों ही बहुत ही गंदे हो चुके थे। तो शाओ कहती है कि मम्मी चलो मैं आपके लिए एक नया ड्रेस खरीद देती हूँ। वो इसे एक वीआईपी स्टोर ले आती है और उसके लिए बहुत ही महंगी ड्रेस और पर्स खरीद रही होती है। तभी यहाँ पर जाओ और सुमंग आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर युआन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एक गरीब होकर इतने महंगे स्टोर में कैसे आ सकती है। शाओ कहने लगती है कि उसके डैडी बहुत ही रिच हैं और वो ये अफोर्ड कर सकती है, पर ये लोग फिर भी नहीं मानते और इसे कोई गरीब बच्ची समझ रहे होते हैं और ये दोनों मिलकर दोनों को ही बुली करने लग जाते हैं। और ये लोग तो शाओ के ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगा देते हैं कि सुमंग का ब्रेसलेट गुम हो गया है और जरूर इसी बच्ची ने चुराई होगी। और फिर इन लोगों को ब्रेसलेट नीचे गिरा मिल जाता है तो भी ये लोग अपनी गलती नहीं मानते। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और वो इन लोग को चिल्लाता है और वो शाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने मम्मी को बुली किया है। फिर लू तो युआन की फिक्र कर रहा होता है और फिर वो जाओ को स्लैप मार के कहता है कि तुम्हारी बहुत ही हिम्मत बढ़ गई है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने मेरी बेटी के ऊपर अपने मामूली से ब्रेसलेट चोरी का इल्जाम लगाया। फिर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि ये मिस्टर लू की बेटी है और फिर दोनों ही नीचे बैठकर माफी मांगने लगते हैं। पर लू इन लोगों को माफ नहीं करता और वो इन लोगों को सजा देता है कि अब तुम्हारी लू ग्रुप कंपनी के साथ मैं अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। और फिर वो इन दोनों को यहाँ से चुपचाप बाहर जाने के लिए कहता है। तभी जाओ यहाँ पर युआन को मनाने लगता है कि वो उसका एक्स हस्बैंड है, इसलिए वो मिस्टर लू से उसके लिए बात करे। पर युआन तो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे देखना भी नहीं चाह रही होती है। तो लू युआन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो गार्ड से कहकर इन दोनों को बाहर करने का कहता है। फिर युआन यहाँ पर शाओ की फिक्र कर रही होती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वो लू से कहती है कि उसे शाओ को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए।
फिर लू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और वो शाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर युआन की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो भी गिरने लगती है। तो लू जल्दी से इसे गिरते हुए बचाता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हें भी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके चलूं। तो युआन से दूर हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो इसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू कहने लगती है। लू कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम सच कह रही थी कि वो डिज़ाइन तुमने ही बनाई हो, इसलिए अगर आपकी बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने अच्छे से हैंडल कर ली तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा और तुम मेरी कंपनी की ऑफिशियल एम्प्लॉय बन सकती हो। ये सुनकर युआन तो बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। ये कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं कहता। ऐसा बोलते हुए युआन इसे हग कर लेती है और कहती है कि मिस्टर लू, आपका बहुत ही थैंक यू। लू तो काफी शॉक हो जाता है और वो अपने और युआन के बारे में याद करने लगता है, पर फिर युआन से दूर हो जाती है और कहती है कि सॉरी मिस्टर लू, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि लिन इन लोग को ही देख रही होती है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो घर जाने के बाद इस बारे में लू की मॉम को बता देती है कि अब लू की लाइफ में युआन की तरह ही दिखने वाली कोई लड़की आ गई है और वो लू को सेड्यूस करने के पीछे पड़ी है। लू की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को लेने नहीं दूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। लू के डैड अब्रॉड से वापस आ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। फिर लिन तो बहुत ही खुश होती है कि युआन इससे नहीं जीत सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम लू के डैड को देखते हैं जो कि अब्रॉड में होते हैं और वो यहाँ से लू को कॉल करके उसे कहते हैं कि उसे शाओ के लिए एक नई मम्मी ढूंढना चाहिए। कॉल रखते ही वो अपनी ग्रैंड डॉटर शाओ का फोटो देखते हुए बहुत ही खुश होते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर इन्हें ये न्यूज़ देता है कि लू के आसपास फिर से वही युआन जैसी दिखने वाली कोई लड़की घूम रही है और उसने उसे फंसा के रखी है। ये सुनकर लू के डैड तो शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि 5 साल पहले जो हुआ वैसा वो वापस होने नहीं दे सकते, नहीं तो उनकी फैमिली की फिर से बेइज्जती होगी। वो अब्रॉड से वापस लू की कंपनी के बाहर पहुंचते हैं और उन्होंने यहाँ पर सर्वेंट वाला गेटअप किया होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि यहाँ पर वो उस लड़की के बारे में पता करने आए ताकि उन्हें पता चले कि उसका नेचर कैसा है और वो शाओ की मम्मी बनने लायक है कि नहीं। जैसे ही युआन यहाँ पर आ रही होती है तो डैड जानबूझ के ऐसे एक्टिंग करते हैं कि शाओ ने उन्हें धक्का दिए। वो कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो शाओ कहती है कि अंकल, मैंने तो आपको कोई धक्का नहीं दी, पर ये तो जानबूझ के दर्द की एक्टिंग करे जा रहे होते हैं। तो शाओ कहती है कि मैं आपके लिए एम्बुलेंस कॉल कर देती हूँ, पर लू के डैड इसके लिए मना कर देते हैं। फिर शाओ को भी देर हो रहा होता है और उसे कंपनी में जाना होता है, इसलिए वो अपने साथ लू के डैड को भी लेकर चली जाती है और उन्हें अपने पास बैठाकर उन्हें समझाती है कि उसे अभी बहुत ही जरूरी काम करना है और जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी तो उन्हें हॉस्पिटल लेके चलेगी। युआन की सारी बातें सुनकर डैड तो बहुत ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि लड़की का नेचर तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी तरफ लू का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि उसके डैड को पता चल गया कि उसके पास एक लड़की घूम रही है जिसने उसे फंसाई हुई है, इसीलिए वो अब्रॉड से वापस आ रहे उसे देखने के लिए। लिन को तो पहले से इस बारे में पता होता है तो वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि जब लू के डैड यहाँ पर आएंगे तो वो उसकी हेल्प करेंगे। तभी यहाँ पर लिन लू के डैड को देखकर युआन को चिल्लाने लगती है कि उसने अपने साथ ये क्लीनर को यहाँ पर क्यों लेकर आ गई है। युआन कहती है कि इन अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो लिन तो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि एक बीमार ऊपर से क्लीनर, तुम इसको हमारे कंपनी में लेकर आई हो। ऐसे वो लू के डैड की काफी बेइज्जती कर रही होती है तो युआन भी इसे चिल्लाती है कि आखिर वो एक ओल्ड अंकल को ऐसे कैसे बोल सकती है। और फिर युआन लू के डैड से कहने लगती है कि आप मेरे साथ यहाँ से चलो, वैसे भी इन लोग के साथ यहाँ पे रहकर मेरे से कोई अच्छी डिजाइन नहीं बनेगी। तो लिन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, देखो मेरे सामने ये सब बकवास मत करना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल नहीं सकती हूँ। और फिर लिन गुस्से में युआन को स्लैप मारने जाती है पर तभी लू के डैडी से रोक देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। तो लिनी ने भी चिल्लाती है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर दोनों को यहाँ से बाहर करने का कहती है। तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और वो सभी को चिल्लाता है कि काम के टाइम पर ये क्या तमाशे चल रहे हैं। लेनी से बताने लगती है कि सारी गलती इस वैन की है, इसने पता नहीं हमारे कंपनी का माहौल गंदा करने के लिए कहाँ से इस क्लीनर को उठा लाई। युआन कहती है कि मिस्टर लू प्लीज आप इस अंकल को मत चिल्लाना, मैंने इन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ तो आप पनिशमेंट मुझे देना, लेकिन प्लीज आप इनकी बेइज्जती मत करना। तो लिन कहती है कि तुम्हारा ये सब एक्टिंग करके कोई फायदा नहीं है, अब देखना लू तुम्हें इस कंपनी से फायर कर देगा। फिर ये लू से कहने लगती है कि तुम जल्दी से इसे फायर कर दो और इस ओल्ड अंकल को भी यहाँ से निकालो, इसकी वजह से कंपनी गंदी हो रही है। तो लू इसे चिल्लाता है कि तुम कितनी बदतमीज हो और तुम्हें मैंने सुपरवाइजर का काम दिया था पर तुम तो यहाँ पर ये सब चीजें कर रही हो, और तुम जिसे क्लीनर कह के जिसकी बेइज्जती कर रही हो ना वो कोई और नहीं, इस कंपनी के चेयरमैन और मेरे डैड हैं। फिर लू के डैड यहाँ पर लिन को चिल्लाते हैं और युआन की तारीफ करते हैं।
तो लू युआन से कहता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो तुम जाओ अपना काम करो। फिर लू अपने डैड के साथ ऑफिस में चला जाता है और फिर लिन युआन से बदला लेने के लिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने की तैयारी सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में युआन को यहाँ स्पीच देना होता है तो वो देखती है कि उसके फाइल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ये देखकर लिन बड़ी खुश हो रही होती है कि अब मैं देखती हूँ कि इसकी कैसे बेइज्जती होगी। पर युआन तो खुद को गुड लक विश करते हुए बिना फाइल के ही प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है। इसे ऐसे करते हुए देखकर लू सोचने लगता है कि युआन ऐसी किया करती थी। युआन की स्पीच से सभी बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद लू इसकी तारीफ करता है कि उसने सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल करी। तभी यहाँ पर लू के डैड शाओ को लेकर आए होते हैं और शाओ यहाँ पर युआन को देखकर बहुत ही खुश होती है। कहती है कि मम्मी आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो और आपने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। लू के डैड भी युआन की तारीफ करते हैं और उन्होंने युआन को देने के लिए अपना खानदानी ब्रेसलेट लाए होते हैं और वो कहते हैं कि वो इन दोनों की शादी तय कर रहे हैं। युआन तो इसे लेने के लिए मना कर रही होती है और वो कहती है कि ये बहुत ही महंगा होगा, पर डैड नहीं मानते और इसे पहना देते हैं। लिन कहने लगती है कि शादी बहुत बड़ी बात होती है, तो अंकल आखिर आप लू की शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो। तो लू के डैडी से चिल्लाते हैं कि क्या तुम जैसी आउटसाइडर हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होगी। तभी लू कहता है कि डैड मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाले, इतने साल हो गए हैं तुमने शादी नहीं की है और शाओ भी अब 5 साल की हो चुकी है और तुमने अभी तक इसके लिए कोई मम्मी नहीं ढूंढे। इसलिए अगर अब तुम शादी नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी कंपनी के एक भी शेयर्स नहीं दूंगा। लू कहता है कि डैड अगर आप मुझे प्रॉपर्टी को लेकर भी धमकी दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। पर डैड नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैंने ये डिसाइड कर लिया हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी यहाँ पर लू की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानूंगी। 5 साल पहले इस लड़की का एक बच्चा हो चुका है और ऐसी लड़की की शादी मैं अपने बेटे से कभी नहीं करवाऊंगी। ये सुनकर डैड तो शॉक होते हैं और वो युआन से पूछते हैं कि क्या ये सच कह रही है। तो युआन इसके लिए हाँ कहती है और वो बताती है कि उसका बच्चा पैदा होते के साथ ही मर गया और वो बताती है कि 5 साल पहले उसकी डिलीवरी जंगजिया विलेज हॉस्पिटल में हुई थी। ये सुनकर लू याद करता है कि उसके असिस्टेंट ने उसे इसी हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि युआन वहाँ पर है। लू इसे इस बारे में पूछने लगता है कि आखिर वो वाले हॉस्पिटल कब गई थी और उसकी शादी जाओ के साथ कब हुई। युआन कहती है कि 5 साल पहले और 5 साल पहले की उसे कोई भी चीजें याद नहीं है। तो लू पूछता है कि यानी तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। फिर हम देखते हैं कि लू सीधा अपने असिस्टेंट के पास जाता है और उसे युआन का बाल देते हुए कहता है कि वो युआन और शाओ का डीएनए टेस्ट करवाए ताकि उसे पता लगे कि क्या सच में वही युआन है। वो कहता है कि इतने सारे कोइंसिडेंस ऐसे नहीं हो सकते, इसीलिए उसे शक हो रहा है। लिन चुपके से ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और फिर ये जाओ को कॉल करके उससे पूछती है कि 5 साल पहले उसने क्या युआन को मारा नहीं था। वो उसे धमकी देती है कि अब वो मर जानी चाहिए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी शाओ लिन की ये सारी बातें सुन लेती है कि वो उसकी मम्मी को मारना चाहती है। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और जल्दी से भागकर एक जगह पर छुप जाती है। पर लिन को पता चल गया था कि इसने इसकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए ये इसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और फिर वो शाओ को चोट लगने का इल्जाम युआन के ऊपर डाल देती है कि उसी ने उसे जानबूझ के गिराकर चोट करवा दी। युआन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की। तो लू इस पर बिलीव कर रहा होता है, पर फिर लिन चाल चल कर शाओ के रूम में युआन का ब्रेसलेट रख देती है और लू से कहती है कि ये झूठ कह रही है, इसी ने शाओ को गिराई है। फिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाता है जिससे लू को पता लगता है कि ये शाओ की मम्मी यानी कि युआन है ही नहीं। इसलिए युआन पे गुस्सा करने लगता है कि वो अब तक इसे झूठ कहती आ रही थी और वो सच में इसके पास मकसद से आई है, इसलिए ये इसे घर से बाहर निकलवा देता है और फिर ये तुरंत ही अपनी बेटी शाओ को लेकर हॉस्पिटल लेके जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और तभी हम देखते हैं कि युआन को यहाँ पर जाओ पकड़ के लेके जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए उसे बताता है कि लिन ने ही उसे मारने का ऑर्डर दी है और आज वो इसे मार देगा। यहाँ पर अपना जेड पेंडेंट देखकर युआन को सारी पुरानी चीजें याद आ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ हॉस्पिटल में अभी तक शाओ को होश नहीं आया होता है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर लू को एविडेंस लाके बता देता है कि जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो फेक थी और वो सच में युआन है और इन सब के पीछे लिन का हाथ है और लिन ने ही शाओ को ढकेली थी उसे मारने के लिए। लू की मॉम तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि जिस लिन पर वो इतनी भरोसा कर रही थी वो तो ये इतनी खराब निकली। लू लिन को पकड़ के अपने गार्ड्स के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर जाओ ने युआन को पकड़ के रखा हुआ था। यहाँ पर वो तो बेहोश हो रही होती है और लू जल्दी से इसे बचा लेता है। लिन इससे माफी मांगने लगती है कि वो इसे एक और चांस दे दे, पर लू नहीं मानता और वो
जाओ और इसे अरेस्ट करवा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन को अभी तक होश नहीं आया होता है और लू इसके लिए बहुत ही रो रहा होता है और वो उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ भी आ जाती है और वो कहती है कि मम्मी जल्दी से उठ जाओ। तभी युआन को होश आ जाता है और वो अपनी बेटी शाओ को देखकर बहुत ही खुश होती है और वो लू से कहती है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। लू और युआन तो रोने लग जाते हैं कि फाइनली वो लोग मिल गए और इन लोग को ऐसे इमोशनल देखकर लू के डैड भी रो रहे होते हैं और फिर हैप्पी फैमिली के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी यहाँ पर हो जाती है।